Hi friends, myself Wasim Khan, a mechanical engineer from Mumbai University. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th साइंस केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट्स। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सॉलिड स्टेट। ट्राई करूंगा ये जो सॉलिड स्टेट्स का मैं लेक्चर बना रहा हूँ इसमें सारी चीजें कवर करूं। लाइक बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, प्लस सीईटी, नीट, जेईई, ये जितने भी एंट्रेंसेस एग्जाम है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके सारे बोर्ड्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लाइक आप कोई भी बोर्ड की बात करोगे, लाइक आप महाराष्ट्र बोर्ड, एचएससी की भी बात करोगे तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको इस लेक्चर में मेरे जितने भी लेक्चर सॉलिड स्टेट्स पे बनने वाले हैं, अगर सारे लेक्चर्स को आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो आप हर एक एंट्रेंस का आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा और जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स है उसका भी एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो प्लीज आपको करना ये है कि मैं जो भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बिना ज्यादा टाइम पास किए चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, सॉलिड होता क्या है, पहले थोड़ी बहुत चीजें सॉलिड के बारे में जान लेते हैं। देखो, सिंपली अगर मैं बोलूं सॉलिड क्या होता है, आप बोलोगे रिजिड होता है, ठीक है, टफ होता है। आप क्या बोलोगे, इसका एक शेप रहता है, इसका एक वॉल्यूम रहता है, ठीक है। ये सब चीजें आप बोलोगे सॉलिड्स के बारे में। देखो, लेकिन अगर तुम देखोगे सॉलिड भी दो तरह के हैं हमारे पास। पूरे सॉलिड को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। मैं मान लिया हार्ड होता है सॉलिड और क्या होता है, उसके पास डेफिनेट शेप होता है और जो अरेंजमेंट रहता है इनके बीच में क्या रहता है, एक क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, स्ट्रांग रहता है। लेकिन पूरा का पूरे सॉलिड को भी हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो आप अगर ये दो कैटेगरी देखेंगे तो मैंने बोर्ड पर उतार दिया है, सॉलिड को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज उनके अकॉर्डिंग है, अगर वो उस तरीके का सॉलिड है तो उसकी प्रॉपर्टी वैसी रहेगी, अगर वो इस तरीके का अगर सॉलिड है तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी। तो एक एक करके समझते हैं। जो सॉलिड को हमने क्लासिफाई किया है दो तरीके से, वो कौन से फॉर्म में हमने क्लासिफाइड किया है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं बोलूं जो पहला सॉलिड हमारे पास है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाम याद कर लो, पहले सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड है उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं और पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, आप प्रॉपर्टी भी देख लो। पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में तो उसका शेप है। भाई उसका शेप कैसा होगा, डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, उसका एक शेप रहेगा और उसका जो शेप रहेगा वो डेफिनाइट रहेगा, एक पर्टिकुलर शेप रहेगा उसके अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप रहेगा उसका। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक परफेक्ट नहीं बोल सकता हूं, लगभग परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर बोलोगे एमॉर्फस सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, तो वो इररेगुलर शेप का रहेगा, उसका जो शेप रहेगा वो इररेगुलर रहेगा, रेगुलर नहीं रहेगा, कुछ भी आड़ा टेढ़ा शेप रहेगा उसका। और ये रेगुलर शेप रहेगा, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा, उसका इररेगुलर शेप रहेगा। तो इस तरह के सॉलिड्स को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस तरह के सॉलिड्स को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, और क्या क्या चीजें रहेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसी वो टेम्परेचर अटेन हुआ ये पिघल जाएगा, तो उसको बोलते हैं शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। जो मेल्ट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एग्जांपल ले लो 200 डिग्री, एग्जांपल ले लो 200 डिग्री ले लो, 200 डिग्री पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो 200 पे वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट हो जाता है। आप बोलोगे सर इसका क्या है, एमॉर्फस सॉलिड का क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ग्रेजुअली सॉफ्टेन, ये धीरे धीरे सॉफ्ट होगा
और ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका क्या सीन रहेगा, ये क्या होगा धीरे धीरे, जैसे एग्जांपल 120 से लेके 130 150 डिग्री पर ये मेल्ट होगा। तो मतलब ये धीरे धीरे मेल्ट होगा, एक साथ मेल्ट नहीं होगा, धीरे 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 इस टेम्परेचर से मेल्ट होना चालू करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर मेल्ट होगा। तो धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, ये धीरे धीरे ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक रेंज में इसके टेम्परेचर पे जाकर ये मेल्ट होगा और ये डायरेक्टली मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी रहते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं, और ये जो रहते हैं ये ग्रेजुअल रहता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। अच्छा, दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई क्रिस्टलाइन की, दो, डेफिनेट शेप रहता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इरेगुलर शेप रहता है, ग्रेजुअल सॉफ्ट होते हैं ग्रेजुअली। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी देखो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, तीसरी दो चीज देख लिए, क्लीवेज प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टियां, जब भी तुम कट करोगे, ठीक है, when cut with a sharp edge tool they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth। जब भी कभी ऐसा सॉलिड तुमने लिए, कैसा सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको तुमने क्या किए, एक शार्प टूल से, कटर से, एक शार्प कटर से कट किए, तो क्या हो जाएगा, वो दो पीस में स्प्लिट हो जाएगा, और जो नया चीज मिलेगा, जो नया स्प्लिट करके सॉलिड मिलेगा, जो दो टुकड़ा रहेगा, वो दोनों का क्या रहेगा, जो भी सरफेस रहेगा जहां से कट किया गया है वो बहुत स्मूथ रहेगा। समझो ये वाला जो सरफेस है, समझो मैंने काटा, ठीक है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा। तो when cut with a sharp edge tool they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth। तो क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर जगह से काट दोगे, कोई भी जगह से काट दोगे तुम एक टूल जो बहुत ज्यादा शार्प है, तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और इसके जो दोनों प्लेन रहेंगे बहुत ही ज्यादा क्या रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, ठीक है, स्मूथ सरफेस रहेंगे। अच्छा, इसका क्या होगा, एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड में व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इररेगुलर सरफेस। जो दोनों सरफेस, जो टुकड़े होंगे दोनों, वो इररेगुलर रहेंगे, मतलब इससे इररेगुलर तरीके से रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, और बाजू वाला भी स्मूथ नहीं रहेगा। तो जब भी काटोगे तो स्मूथ तरीके से नहीं रहेगा दोनों सरफेस। ये क्या हो जाएगा, जब भी कट करोगे तो जो भी सरफेसेस बनेगा वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा। तो समझ जाना ये कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये कौन सा सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है। पूरी दुनिया में जितने भी सॉलिड्स हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तो एमोर्फस सॉलिड। मैं क्रिस्टलाइन की भी प्रॉपर्टी बताते जा रहा हूँ और एमोर्फस सॉलिड की भी प्रॉपर्टी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा कितना पॉइंट हो गया, शेप हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्लीवेज प्रॉपर्टी हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, सिंपली क्या होता है, कितना हीट लेगा सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका बाबा फिक्स है, दे हैव ए डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या है, इतना हीट इसको दे दो, फिक्स्ड है, ये क्या बन जाएगा, सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। कि इतना हीट तुम इसको दे दो, इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। इस तरह का सॉलिड से लिक्विड जब बनेगा जब इतनी हीट दे दोगे। इसमें ऐसा नहीं है, एक डेफिनाइट नहीं है, आपको फिक्स्ड पता नहीं है, एक रेंज में रहेगा, एक कि इतना हीट ही लेगा तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर एक रेंज में लेगा, एक रेंज रहेगा कि इतने से इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके ये सॉलिड से लिक्विड बनेगा। इसमें क्या है, इतना फिक्स्ड है कि इतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद में फट से सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनाइट है, इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनाइट नहीं है, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, देखो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एनआइसोट्रॉपिक है मतलब क्या है? एनआइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? इसकी जो प्रॉपर्टी है, समझो ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड कौन सा सॉलिड होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, समझो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं मापूं इस डायरेक्शन में तो अलग आएगी, इस डायरेक्शन में मापूं तो अलग आएगी, इस डायरेक्शन में मापूं तो अलग आएगी। मतलब क्या है? उस सॉलिड के अंदर अलग अलग डायरेक्शन की तरफ अगर तुम जाओगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। किसी कौन से सॉलिड की बात कर रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा है, इसीलिए इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं। अगर तुम देखोगे इसकी प्रॉपर्टी, देखोगे इसकी प्रॉपर्टी तो अलग अलग डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी, अगर तुम ऐसे जा रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो देखो ऐसे में इसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी। तो अलग अलग डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम बात कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है कि लाइट को कितना ये बेंड करेगा, लाइट को कितना बेंड करेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग आएगी, इस डायरेक्शन में अगर तुम मापोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग आएगी। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये जो कौन बताता है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बताता है कि इसकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसका क्या है? आइसोट्रॉपिक इन नेचर, अलग अलग डायरेक्शन में भी इसकी प्रॉपर्टी सेम है। तुम ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, सॉलिड में ऐसे जाओ, इसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। जो यहाँ पर तुमको वैल्यू मिली थी, जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी की सेम रहेगी। उसी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। अच्छा, इसी सबको क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, असली सॉलिड बोलते हैं। असली सॉलिड इसीलिए बोलते हैं भाई, इसका शेप होता है, इसका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ठीक है, इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये सब चीज की वजह से इसको कौन सा सॉलिड बोलते हैं? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। और इसको कौन सा सॉलिड बोलते हैं? इसको सूडो सॉलिड बोलते हैं, नकली सॉलिड बोलते हैं। क्यों नकली सॉलिड बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई एक इर्रेगुलर शेप रहता है, इसीलिए इसको नकली सॉलिड बोलते हैं। एक तरीके से सूडो सॉलिड बोलते हैं, सूडो सॉलिड, और इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, जब मैं पार्टिकल बोलूंगा, पार्टिकल, तो तुम क्या समझोगे? तीन चीज समझना है। सॉलिड तीन चीज से बन सकता है, या तो एटम से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा, या तो आयन से बना होगा। तीन चीज से बना होगा सॉलिड, तीन चीज से बना होगा, या तो एटम से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा, या तो आयन से बना होगा। तो अब मैं एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन के बदले एक टर्म यूज करूंगा, पार्टिकल। अब वो कुछ भी हो सकता है। तो पार्टिकल, तो पार्टिकल जो अरेंज है, जिस पार्टिकल से बना हुआ है, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, या तो एटम्स का अरेंजमेंट है, या तो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, या तो आयंस का अरेंजमेंट है। पार्टिकल मतलब सब कुछ आ जाएगा। तो जो भी पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, वो ऑर्डर फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो फॉलो करता है वो दूर तक के वो ऑर्डर फॉलो करता है। इसमें उल्टा होता है, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उनका ऑर्डर बहुत शॉर्ट रहता है, उसके बाद कोई और शेप ले लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लोग ऐसे ऐसे जा रहे थे, फिर बीच में कोई और ही शेप ये लोग लेने लग गए, तो इनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ज्यादा दूर तक के एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। कौन? इनके पार्टिकल्स। जैसे इनके एटम्स हो जाएंगे, अगर इसके आयंस हो जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ज्यादा ऑर्डर शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा, ठीक है, ज्यादा दूर तक के अपने ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे।
इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बहुत दूर तक अपने ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। कौन? पार्टिकल्स। क्या क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल क्या है? NaCl, सॉल्ट, नमक, इसका एग्जाम्पल है। मेटल्स, मेटल्स पता है ना तुमको, आयरन, कॉपर, निकल, ये सब क्या हो गया? मेटल्स हो गए। डायमंड, डायमंड तो पता है, हीरा, ये सब जो एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। मतलब तुम बोलोगे नमक का एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, हाँ होता है। तुम बोलोगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे दाने को काटोगे तो एजेस क्या रहेंगे? एकदम स्मूथ रहेंगे, हाँ रहेंगे। तुम बोलोगे क्या इसका डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन है, हाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे क्या नमक एनिसोट्रॉपिक इन नेचर है, हाँ है। अलग अलग डायरेक्शन उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। तुम बोलोगे नमक में जो पार्टिकल्स है जिससे नमक बना हुआ है, नमक NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस है, मतलब आयन से बना हुआ है। मतलब इसमें पार्टिकल जो है वो कौन है? आयन से बना हुआ है, आयन है। तो आयन लॉन्ग रेंज में ऑर्डर में फॉलो होगा, हाँ आयन जो रहेगा लॉन्ग रेंज तक एक ऑर्डर फॉलो करेगा। तो ये सब कौन करेगा? जितने भी NaCl है, मेटल्स है, डायमंड्स है, ये सब कौन से सॉलिड है पूरी दुनिया में? ये पार्ट हो जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट है। अब तुम बोलोगे सर एमोर्फस सॉलिड में एग्जांपल दे दो। रबर, रबर पता है ना आपको। अब बोलोगे तुम कहने के सर, तुम्हारे कहने का मतलब अगर मैं रबर लेता हूँ या लेती हूँ रबर तो उसका इरेगुलर शेप रहेगा, हाँ रहेगा। उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे उसका इरेगुलर शेप रहता है। उसका सॉफ्ट, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, मतलब धीरे धीरे मेल्ट होगा। एक रेंज में जाकर जब उसको काटोगे तो उसका जो सरफेस रहेगा, दो सरफेस तुमको मिलेगा। उसका जो सरफेस रहेगा जब काटोगे बीच में से, तो ये क्या रहेगा? रफ रहेगा, ठीक है। इसका क्या रहेगा? डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं रहेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा। मतलब एक रेंज में तुमको, एक रेंज में रहेगा कि यहां से लेके यहां तक के हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके ये मेल्ट होगा, तब जाके क्या होगा? ये लिक्विड बनेगा। तो रेंज में रहता है वो। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इसमें क्या, अगर तुमने क्या लिए एमोर्फस सॉलिड लिए तो इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ या किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वो चेंज नहीं होती है, हर डायरेक्शन में सेम रहती है। इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर दूर तक ही अपने ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। उसके बाद में फिर कोई और ऑर्डर फॉलो करने लग जाते हैं, फिर कोई और ऑर्डर फॉलो करने लग जाते हैं इसके पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है। एग्जांपल रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में बेसिकली दो तरह के सॉलिड्स प्रेजेंट है। एक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हो गया एमोर्फस सॉलिड। यही दो सॉलिड्स के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और बोलोगे एकदम ज्यादा डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? इन सब में सबसे ज्यादा, इसका तो ज्यादा टाइप्स वगैरह कुछ है नहीं। मेन तुम्हारे सिलेबस में जो फोकस किया हुआ है वो इस तरह के सॉलिड्स के बारे में किया हुआ है, जिसमें डायमंड के बारे में भी हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमको NaCl के बारे में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मेटल्स के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सब चीजों के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। जो सॉलिड सेट्स का सिलेबस है, भले वो नीट के लिए हो, सीईटी के लिए हो, JEE के लिए हो, बोर्ड के लिए हो, तो इन सब चीजों को वो एक्सप्लोर किया गया है। प्रॉपर्टीज क्या क्या आपको याद रखना है? शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी, मतलब कट करोगे तो स्मूथ सरफेस है कि नहीं है। हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए कितना हीट लगेगा। एनआइसोट्रॉपिक के अलग अलग डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं है। उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, लॉन्ग ऑर्डर है कि शॉर्ट ऑर्डर है, और उसके एग्जाम्पल। इतनी सारी चीजें हैं आपको याद रखना है, इससे आप दोनों तरह के सॉलिड को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो हमको जो सॉलिड पढ़ना है ये सॉलिड है पढ़ना है, ठीक है। अभी मेरे अगले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं मैं वो भी बता देता हूं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी अलग अलग टाइप्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बता दूं किस बेस पर, देखो क्या होगा, सॉलिड हो सकता है आयन से बना हुआ। जैसे एग्जांपल क्या है, नमक NaCl, Na प्लस और Cl माइनस है, इसमें आयंस है। मतलब ये नमक जो होता है ये पूरा का पूरा आयन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इनको कौन सा सॉलिड बोलते हैं?
इनको कौन से टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन से टाइप का सॉलिड बोलेंगे? जैसे मेटल्स है, मेटल्स के अंदर क्या है? मेटल्स के अंदर एटम्स है, बहुत सारे एटम्स हैं बहुत सारे, और उनके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस तरह के सॉलिड्स को कौन सा सॉलिड बोलते हैं, या उस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को कौन से तरह का सॉलिड बोलते हैं? अच्छा, डायमंड, डायमंड किस तरह का सॉलिड है? तो बेसिकली देखा जाए तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके कितने टाइप्स है। ठीक है, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।